अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। हम पहले यहाँ की एक दो खबरें जो पेंटागन की हैं वहाँ से शुरू करेंगे। आएंगे तो वहीं जो इमरान डूर जज अतहर मन्नुल्लाह साहब रास्ता हमवार कर रहे हैं बाइज्जत तरीके से असम्बलियों में खान साहब के वापस आने का। और एक र्यूमर है जो कुछ लोग गवाहियाँ भी देने लगे हैं खान साहब नहीं सॉरी हुसैन हक्कानी के हवाले से। वो हुसैन हक्कानी कि खान साहब को साजिश का हर ताना बना हुसैन हक्कानी से शुरू कर नज़र आता है और वहीं जाकर ख़त्म हो जाता है कि खान साहब को अगर इख्तिलाज होता है अमेरिका में किसी के नाम से तो वो हुसैन हक्कानी है। उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। और आज़ाद कश्मीर में अमेरिकन एम्बेसडर का जो विज़िट है वो बहुत दिलचस्प है। वो पेंटागन और एम्बेसडर का जो विज़िट है उसको रिलेट करके देखेंगे तो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। जो पेंटागन का विज़िट है ना जनरल बाजवा साहब का, एक तो ये बड़ी खबर यहाँ से निकली कि अब वो अज़्म रखते हैं कि रिटायर होके रहेंगे, वो नहीं रहेंगे अब, और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और वो तो मैंने आपको बता दिया था ना कि पूरी दुनिया में अब लतीफ़ा मशहूर हो रहा है कि सुने आएगा कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है ना न्यूट्रल हो गई हैगी। तो उस लतीफ़े पे खैर इस पर लतीफ़ा भी चले सुनाते चलता हूँ कि वो मौलवी जो अपने मुल्क में दूध खालिस नहीं बिकवा सकते, बच्चों की दवा खालिस नहीं बिकवा सकते, इंसानियत का मज़हब का प्रचार करने के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं, उनकी बात पर कोई ट्रस्ट करेगा? बहरहाल ये जो पेंटागन है यहाँ जो हमारे आर्मी चीफ आए वो एक सिंबॉलिक दौरा था। अब जो लोग कहते हैं कि जी इंडिया को अमेरिका दिखाना चाहता था, और बाजवा साहब को भी आखिर में सलूट और लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात, रिटायर होने के बाद कौन मिलता है किससे, और यकीन दिलाना कि जी मैं आर्मी चीफ के तौर पे यकीन दिलाता हूँ कि हम हर मामले में आपके साथ हैं। एक बहुत हैरानकुन बात है कि कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की रिलेशन की हिस्ट्री में पेंटागन के जितने विज़िट हैं हमारे आर्मी चीफ्स के या जिन लोगों के भी, तो ये जो विज़िट था इसका शॉर्टेस्ट तरीन प्रेस रिलीज निकाला गया जिसमें 4 लाइनें हैं, जिसमें मेन एक ही लाइन है टोटल, बाकी तो डेटें लिखी कि इस दौरे को आए, इस दिन आए, ये तारीख थी कि जी वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन। मतलब सिर्फ गुफ्तगू हो रही है और कुछ भी नहीं है। बाकी तो हमारे अपने बनाए हुए फसाने हैं, मगर ये कि हाथ तो रखा हुआ है ना कि इंडिया को दिखाना है कि रूस से जो उसने सस्ता तेल ख़रीदा था बहुत महंगा पड़ गया उसे। जो डोनाल्ड ब्लूम जो हमारे एम्बेसडर है अमेरिकन पाकिस्तान में, उनका जो आज़ाद कश्मीर में विज़िट हुआ, अव्वल तो हिस्टोरिकली जो मैंने चेक किया है कि कभी अमेरिकन किसी एम्बेसडर ने आज़ाद कश्मीर का दौरा नहीं किया, और फिर दौरा ही नहीं किया, वहाँ जाके आज़ाद कश्मीर भी कह दिया। इंडिया तो उसे एक कंट्रोवर्शियल टेरिटरी कहता है ना, मुतनाज़ा। तो इंडियन मीडिया में कोहराम पड़ गया है, हाहाकार मची है। असल में मैसेज ये था कि जाओ ना सस्ता तेल ख़रीदो, औकात से निकल गए थे। अच्छा फिर सबर पेशेंट इस पूरे ख़त्ते में नहीं है ना कि अवॉइड कर देते दौरे को जो कह रहे थे या विज़िट को पेंटागन के। जब पेंटागन के विज़िट की एक अहम तरीन बात ये बता दूँ आपको कि जी पेंटागन ने तो पता चला कि जर्नलिस्टों को, मीडिया को ओपन रखा था उस मुलाकात के मौके पर, मगर हमारे लोगों के कहने पर कि नहीं जनाब इसे ओपन ना रखें, हम नहीं चाहते कि सहाफ़ी आए, तो उन्होंने इसे क्लोज़ कर दिया। इसलिए खबर ISPR के थ्रू मिली थी, क्योंकि विज़िट में कोई ख़ास चीज़ तो थी नहीं, एक सिंबॉलिक विज़िट था। तो हमारे लिए तो एक एम्बैरसमेंट हो जाती है ना हमारे चीफ साहब के लिए तो। अच्छा फिर जो थिंक टैंक से खिताब किया, पहले तो कहा जा रहा था वो थिंक टैंक जाएंगे नहीं, उन्होंने बुलाए थे एम्बेसी में अमेरिकन साइड से भी, को पाकिस्तानी तो मुझे नहीं पता थे कौन, मगर वहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी
कि कश्मीर पर बात हुई, वहाँ इंडिया ताल्लुकात पर बात हुई, एक इमरान खान पे, इलेक्शन पे और सी पैक्स पर बात नहीं हुई। बाकी हर इशू पर बात हुई, पाक अमेरिका रिलेशन पर। और जो लोग अंदर गए थे उनको ये कह दिया गया था, रिक्वेस्ट की गई थी कि बाहर जाके इस पर डिस्कशन नहीं होगी। तो हैरानकुन तौर पे कि जो लोग बाहर आए उन्होंने डिस्कशन नहीं की। एक दो सहाफ़ियों ने अपने तौर पे रैंडम क्वेश्चन किए जो बास के तो बड़े निशाने पे भी लगे, और कि हाँ ना का जवाब दे दें कि ये मौजूद था, कि हाँ था कि नहीं था। तो इस तरह देखें इन सारी चीज़ों को कि बहरहाल एक इंडिया को मैसेज देना था अमेरिकन साइड से कि ये सस्ता तेल तुम्हें बहुत महंगा पड़ता रहेगा। अब आते हैं कि जी बहुत अरसे से खबरें हैं। सबसे पहले तो शामी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा, अपने प्रोग्राम में जो दुनिया न्यूज़ पे वो करते हैं, कि हुसैन हक्कानी इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हो गए हैं, निगोसिएशन भी जारी है, और हुसैन हक्कानी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन के आस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अपने ज़राए से हुसैन हक्कानी के जो राउंड में लोग हैं, जो क्लोजेस्ट हैं, उनसे पूछा, उनका कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लड़ाई भी नहीं है, और हुसैन हक्कानी जो है अब जो थिंक टैंक्स का काम करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का, लेक्चर का, उसकी तरफ मुतवज्जह हैं, और उनका कोई जहन नहीं है इस तरफ। देखें, गो के कहानियाँ तो ये भी है ना कि वो नवाज शरीफ को एडवाइस करते हैं, और सारी तकरीर उनकी और जो उनका थाट प्रोसेस है नवाज शरीफ का, वो सब हुसैन हक्कानी का है, इसकी कहीं से कन्फर्मेशन नहीं होती। तो फिर पिछले दिनों एक मौके पर जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने बताया कि हुसैन हक्कानी सिर्फ इतना कर रहे हैं कि सैलाब के आस्पेक्ट में जो अमेरिकन एड है या अमेरिका से दिलवाई जा सकती है और अमेरिका के थ्रू दिलवाई जा सकती है, उसके लिए अपने ताल्लुकात ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये एक इज्तमाही मसला है, कौम का मसला है। वो ख़ुद भी वहाँ पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, जवान हुए हैं, तालीम ली है, और सना सुहेल है। तो इतना उनका रोल है। फिर अभी जब ये पेंटागन का विज़िट हुआ बाजवा साहब का, तो एक सहाफ़ी हैं वाशिंगटन डीसी में डॉन के, अनवर इकबाल, उन्होंने दुनिया न्यूज़ के किसी प्रोग्राम में कहा कि जी बहुत सी मुलाकातों में पेंटागन की और जो आर्मी चीफ की मुलाकातें, उसमें हुसैन हक्कानी मौजूद थे। उस पर हुसैन हक्कानी ने, रेहान जामी जो है जिनका प्रोग्राम है दुनिया न्यूज़ में, उन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि अनवर इकबाल का दावा है कि वो मुलाकातों में मौजूद थे हुसैन हक्कानी बाजवा साहब के साथ। तो हुसैन हक्कानी ने उस पर रीट्वीट किया कि नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कहीं मौजूद नहीं था। लेकिन कुछ लोगों का ये दावा अभी भी है कि हुसैन हक्कानी पाकिस्तान की लॉबिंग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, और ये जो बहुत सारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं उसमें हुसैन हक्कानी का बहुत बड़ा हाथ है। वल्लाह आलम बिस्सवाब, क्योंकि उनके करीबी ज़राए इस बात की कोई तस्दीक नहीं करते, मगर यहाँ पर ये काबिल गौर है कि ये एक्सेप्ट किया गया कि सैलाब की आस्पेक्ट में जो इमदाद है अमेरिकन ने जो दी और जो दिलवा रहे हैं, उसमें हुसैन हक्कानी की बड़ी एफर्ट शामिल है। तो मुमकिन है, और कोई अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो नहीं समझता कि कोई बुराई है, बल्कि बेहतरी है कि एक बहुत बड़ा एसेट जो पाकिस्तान के बहुत काम आ सकता है, जो इंटरनेशनल रिलेशन को समझता है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखों का तारा है, और बहुत से मिडिल ईस्ट के, अरब कंट्रीज़ के जो हुक्मरान अशराफिया उसके बहुत करीब है, तो क्या हमें उससे फ़ायदा नहीं लेना चाहिए? मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर कहा करते थे खान साहब की हुकूमत के बुनियादी दिनों में, पहले जो बेसिक डेज होते हैं, इब्तदाई दिन, बिगिनिंग में, कि काश इमरान खान में अकल होती और वो हुसैन हक्कानी से गुफ्तगू कर लेते और हुसैन हक्कानी उनके साथ काम करते, तो खान साहब की हुकूमत के ये दिन ना आते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वो तो आपने सुन लिया होगा कि इमरान डू जज जो इस्तीफ़ों का केस लेके पहुंची है पीटीआई कि या ये हमारे इज्तिमाई इस्तीफ़े थे, ये तोड़ के स्पीकर जो इस्तीफ़े मंजूर कर रहा है, ये बुनियादी गलती है, क्या नाम है, हमारी जो हमारा स्टांस है उसकी बुनियादी
उसके खिलाफ है, या तो ये सारे इस्तीफे मंजूर करें और ये वरना 10 जो जिस पर खान साहब 9 पे खुद खड़े हो गए और ये भी गलत हैं। तो उन्होंने कहा गेस्ट साहब ने कि बहुत हो गया पार्लियामेंट की बेतौकीरी, आप लोग वापस जाएं, जो जिनके इस्तीफे भी मंजूर नहीं हुए वो पार्लियामेंट जाएं और ये जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और जितने भी मसाइल हैं ये पार्लियामेंट में बैठ कर हल करें। सिविल सुपरमेसी यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों को मुंतखब किया था अवाम ने इसलिए कि आप पार्लियामेंट में बैठेंगे। तो उन्होंने उस पर कहा कि जी सोचने का मौका दें। उसने कहा कि फिर हम इस केस को अभी नहीं सुनेंगे, आप हलफनामा दाखिल करें कि आप असम्बली जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पार्टी मर्जी के बगैर तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हम ये केस नहीं सुनते। तो कहा जा रहा है कि ये इमरान जो जज है मोहतरम अतर बंदुल्ला साहब, ये एक बाइज़्ज़त रास्ता फराहम कर रहे हैं PTI का वापस असम्बली में जाने के लिए, ताकि ये इलेक्शन कमीशन, ये सारे जितने रूल एंड रेगुलेशन हैं और जो खान साहब के मुतालबात हैं और ये लॉन्ग मार्च से फूक निकाली जाए कि एक बैठी हुई इकॉनमी में ये सारे मसाइल जो सामने आ रहे हैं। तो इसमें गौर करने की बात यह है कि देखें खान साहब, आप यकीन करें खान साहब से कोई ज़ाती परखाश नहीं है और मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को, आसिफ जरदारी की सियासत को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ खान साहब की सियासी पैदाइश को। इन लोगों की बदउनवानियाँ, लापरवाहियाँ, गफलतें, सुस्तियाँ और जो क्लॉट था इनकी पार्टियों में कि नए लोगों को नहीं आने देना है, पुराने दौलतमंदों को जमा करना है। तो खान साहब ने, जैसे अक्सर मेरा कहना है कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में तशद्दुद ईजाद किया रियासत में और उसे इंट्रोड्यूस किया मुल्ला ने। पीपल्स पार्टी के दिनों में वो रिवाज पाया, उस ज़ियाउल हक के दौर में इस तशद्दुद को उरूज मिला और फिर MKM ने इसे आर्ट का दर्जा दिया, बताया कि तशद्दुद होता कैसे है। तो जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून और ऑल अराउंड कहना चाहिए जो पार्टियां थी, उन्होंने जो बोया तो खान साहब की शक्ल में वो सामने आया। खान साहब ने बताया कि झूठ, मकरो फरेब, बेईमानी, चोरी हम बताएंगे कि होती क्या और आओ अब हमसे मुकाबला करो। ये तो अपनी तस्वीरें बड़ी बड़ी जुम्मा बाज़ारों में लगवाते थे तो दोनों भाई, छोटा मियाँ और बड़ा मियाँ, और बड़े बड़े मेट्रो बनवाते थे कि वहाँ से जो गुजरे देखे कि भाई मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया है। तो खान साहब ने सोशल मीडिया के ज़रिए बताया कि देखो पॉपुलरिटी और पब्लिसिटी ये होती है, जो तुम ये जो अरबों रुपए लगा कर उसमें खुद भी खाते थे और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत थोड़े पैसे लगते हैं सोशल मीडिया पे और ये जाहिल अवाम, बेवकूफ़ अवाम, आफाक फारूकी जैसे इन्हें कंट्रोल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो खान साहब उसका नतीजा है। मगर आप ये देखें, ये फाशिज्म की आखिरी हद है ना कि जो उन पार्टियों ने से नहीं हो सका था वो इन्होंने किया कि पहली असम्बली में आए तो इस्तीफे दे के बाहर आ गए, अय्याशियाँ करते रहे, माल लेते रहे, मराहत लेते रहे, पार्लियामेंट लाउंजेस यूज़ करते रहे, धरने भी देते रहे। देखें, पार्लियामेंट में आप खड़े इसलिए होते हैं ना असम्बली के वोट के लिए कि आप अंदर बैठ के मसाइल हल करेंगे, मगर ये असम्बली में इसलिए जाते हैं कि फिर बाहर अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकें सड़क के ऊपर। अब फिर वही कर रहे हैं कि जाओ हम नहीं खेलते और फिर बाहर आ गए। आप देखें, बार बार ये इन प्रोग्रामों में बताया गया और लोग भी बताते हैं कि देखें डेमोक्रेसी यही है पार्लियामानी, कि आपको इतना वोट नहीं मिला कि आप अकेले हुकूमत बना सकें, तो आपने मांगे तांगे के मुख्तलिफ पार्टियाँ जिनसे आपका नज़रियाती कोई मेल तो तालमेल नहीं है, उन्हें आपने कुछ शराइत पे कि हम आपको ये देंगे, आप हमारी हुकूमत का हिस्सा बनिए, हमें वोट दीजिए, हम आपके मसाइल हल करेंगे, आप हमारे मसाइल हल करें। मगर इन्होंने उनके लिए भी कुछ नहीं किया और फिर वो इनके साथ आना भी नहीं चाहते थे। MKM ख़ास तौर पे कहूँगा, या बाप पार्टी के लोग, उनका क्या ताल्लुक है खान साहब से, मगर बंदूक की नोक पे जिसका खान साहब एतराफ़ करते हैं कि हमें कैसे हम उनको मैनेज करते थे, वो करवाते थे। जब जुलाने वाले जिनके कंधों पे आप बैठ कर आए थे, जब वो आपसे नाराज़ हो गए, उन्होंने उतार दिया, तो वो लोग दूसरी पार्टियों से मिल गए। अच्छा, फिर यह कि न्यूट्रल, भाई 2014 से लेकर 2018 के इंतखाबात में अगर वो न्यूट्रल होते या वो कभी न्यूट्रल रहे होते तो समझ में आता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब
खान साहब असेंबली में भी जाएंगे, लॉन्ग मार्च की धमकियां भी दे रहे हैं। चाहे लॉन्ग मार्च की धमकियों पे सुन लें कि खान साहब की रुकावट क्या है। वो कहते हैं ना कि मैं कब वो वक्त बताऊंगा। उन्होंने हर ज़िले से ये कह दिया है अपनी पीटीआई से कि 6000 लोगों की लिस्ट पहुंचाई है। मतलब हर ज़िले से 6000 आएंगे तो 107 ज़िले हैं, लगा लें अगर 6-6 हज़ार आए तो कितने पे होते हैं। तो ये ख्वाब है, कभी भी 2 लाख 2 मिलियन 3 मिलियन लोग नहीं निकलते, ना निकलेंगे। और फिर जब हैकर आ गया हो मैदान में, कहानियाँ खुल खुल कर आ रही हैं और मुल्क का तमाम संजीदा तबका खान साहब के खिलाफ ही ध्यान में रखिएगा। ये ट्रोलर, इनसे पहले आज के हालात से पहले की हिस्ट्री में जाकर उनकी देख लीजिए क्या वैल्यू थी। इमरान रियाज या उन जैसे लोग ये कहीं मैटर नहीं करते थे संजीदा हलकों में। जो भी आपको नज़र आते हैं वो अपने मफादात के लिए, और आप ख़वातीन एक बहुत बड़ा नंबर है। मैं बार बार कहता कि मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरी बीवी, सब औरतें ही है ना। मगर हमारी जो रियासत की तरबियत थी उसके एंगल से देखें, असल बात यह, दुख की बात यह है कि जो बड़ी ख़बरें होती हैं ना उनकी तरफ हम देखना भी नहीं चाहते। ये हमारी बेइज्जती की आखिरी हद है कि सिंध हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है कि के इलेक्ट्रिक्स की गलतियों से, उसकी कोताहियों से डिफेंस जैसे इलाके में 4 लोग करंट लगने से मर गए। ये 4 लोग नहीं हैं। जब से के इलेक्ट्रिक आई है वहाँ के लोग बताते हैं कि तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं बारिशों में, तूफान, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो अल्ले तल्ले हैं इस रियासत के। क्योंकि दौलत जिसके पास है उससे कोई पूछने वाला तो नहीं है ना, कोई देखने वाला तो नहीं है ना। इतनी बड़ी दाढ़ी है उसके सीईओ की, के इलेक्ट्रिक के। जब वो अदालत आता है, कई मुकदमों में देखा कि हिटाई बेहयाई से। इसकी रोशनी में देखें ये तबलीग करने वाले लोग कौन हैं। जिधर देखिए ये दाढ़ियाँ घूम रही हैं, मगर उसके पीछे जो जानवरपन और बेहिसी है ना, वो अपनी मिसाल आप है कहीं। उसी हवाले से मुझे याद आया कि लंदन से एक दोस्त ने एक लिस्ट भेजी है सज्जादा नशीदों, गद्दी नशीनों, पीरों, इन लंबी लंबी दाढ़ियों वाले के, कि जो लंदन में, बरतानिया में रहते हैं। मुझे नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बहुत सारे लोगों को वो मिल चुकी होगी पोस्ट, कि ऐसे ऐसे सज्जादा नशीन भी हैं जिनकी दौलत जो है ना 280 मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा है और कोई काम धंधा नहीं है, बस वो गद्दे नशीन है, सज्जादा नशीन है। इससे आपकी तालीम, बल्कि मेरी भी, हमारी आपकी तालीम पता चलती है, हमारा शऊर पता चलता है, और ज़िंदगी के मामलात को समझने की जो हमारी कहना चाहिए कि जो सोच है, थॉट प्रोसेस है, फ़िलासफ़ी है, वो सब पता चलती है इनकी दौलतों से। ये निकम्मे, जाहिल, तावील, गंडे बांटने वाले, और इनके मज़ालिम की दास्तानें तारीख़ का हिस्सा हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आप कौमों की बरादरी में कहाँ खड़े हैं और कहाँ खड़े हो सकते हैं। कि मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड में 35-36 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए, इस सोसाइटी में कभी कोई पीर नहीं सुना। हाँ, रुतबा देते हैं बाइल्म को, बाशऊर को, जो खुद से ज़्यादा समझदार हो, मगर मैंने ये नहीं सुने कि तावीज़, गंडे, फलाना, धमाका, सज्जादा नशीन, गद्दी नशीन, और सदियों से एक सिलसिला चला आ रहा हो और उनकी दौलतों के अंबार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी रोशनी में फ़ैसला करें कि आप बतौर रियासत कहाँ खड़े हैं, और क्या ये सर्वाइव होती नज़र आती है जो जुल्म आखिरी हद तक जा पहुँचा है कि लोग दवा से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, और दुनिया को आपकी परेशानी है, मगर आप कि लॉन्ग मार्च होगा कि नहीं होगा, खान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और खान असम्बली जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हुकूमत टॉपल होगी कि नहीं होगी। कि सदर आता है पार्लियामेंट में तो वो भी तरीके से ट्रोलिंग कर रहा है कि ये साल इंतखाबात का साल है, तो आवाज़ आती है कि इंतखाबात अपनी मुद्दत पर होंगे। वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म आता है तो सिर्फ ये बताता है कि हम बर्बाद कैसे हुए हैं, और अपोजिशन के लीडर को सिर्फ गालियाँ बकता रहता है, और आप इस पर खुश होते हैं कि भाई इसने क्या कहा, उसने क्या कहा। ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। 75 साल जिस तरह आपने गुजारे हैं, ज़रा गिनिए बैठ कर तारीख़ में
कि आपके कंधों पे, मेरे कंधों पर और इस रियासत के कंधों पर कितनी लाशें हैं, कितने मजबूरों, महकूरों, कमज़ोरों, ज़िंदगी की आरज़ुएँ लेकर लोग चले गए हैं। इस रियासत ने कितने मारे हैं, हमने आपस में कितने मारे हैं, बीमारियों और भूख से कितने मर गए हैं, और क्या ये रियासत इसलिए कायम हुई थी। अब मैं आखिर में एक ख़त सुनाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर नज़ीम सैयद, फुल टाइम प्रैक्टिस करते हैं मेडिसिन की, मगर कमाल लिखते हैं बाज़ औक़ात। आपकी सियासत का, मेरी सियासत का उन्होंने चंद लाइनों में एक नक्शा खींचा है, मैं चाहता हूँ आखिर में वो सुन। पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ आलमी अदालत जाएगा, ये सुर्खी है उनके आर्टिकल की। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि फ़ौज दो धड़ों में बटी हुई साफ नज़र आती है और दूर से देखी जा सकती है। हुकूमत की हालत फ़कीर से भी बदतर हो चुकी है। वो सिर्फ अल्लाह से इंसाफ मांगती रहती है या अदालतों की तरफ देख रही है। इमरान खान रोज़ किसी न किसी बहाने आइन और कानून तोड़ते हैं और हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने से पहलू बचाती नजर आती है और बस बेसवाओं की तरह कोसने देती रहती है और सारे फैसले और अल्लाह और अदालत पर छोड़ रखे हैं। हालांकि हुकूमत आइन शिकनी पर, कानून तोड़ने पर गिरफ्तार करती है और अदालतों में ठोस सबूत पेश करके सजाएं दिलवाने की कोशिश करती है। फिर मुजरिम हुकूमत के फैसलों के खिलाफ अदालतों में जाते हैं और अदालतें अपने कानून आइन की रोशनी में फैसले करती हैं कि वो मुजरिम है या नहीं है। यहाँ उल्टी ही गंगा बह रही है। हुकूमत एक्शन लेने के बजाय या गिरफ्तार करने के बजाय अदालतों से कहती नजर आती है कि वो इसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे और ये बारें गिरा अदालत खुद उठाए। फौज या एस्टेब्लिशमेंट का आलम तो उस मर्द जैसा कर दिया है खान ने जिसने गलती से एक बाजारी औरत से शादी कर ली हो या कर रखी है। अब वो औरत भरे बाजार में या मुल्क भर में इस मर्द को बदनाम करती फिर रही है और सद अफसोस ये कि इस मर्द के भाई इस औरत से मिल गए हैं और इस बेबस लाचार मर्द की हालत कभी भी ऐसी नहीं थी जैसे, मतलब इस्टेब्लिशमेंट जैसी अब है कि न फौज के दूसरे धड़े को अपने इदारे की बदनामी का ख्याल है, न मुल्क का दूसरे धड़े में इतना दम भी नहीं कि पहले धड़े को नज़रअंदाज करके इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार दे कर गिरफ्तार ही कर ले और बारे सबूत इमरान खान पर डाले कि लाओ सबूत जो इल्ज़ाम तुम लगा रहे हो कि वही मीर जाफर, मीर सादिक, गीदर और वो खुद सिराजुद्दौला। बकौल फौज के हम कोई धड़ा नहीं है, तो फिर यूं कहा जाए कि पूरा टब्बर का टब्बर बेबस और लाचार हो चुका है क्या? और जिल्लत के उस गड्ढे में गिरा हुआ है, न जाने ऐसी क्या मजबूरी है कि वो गड्ढे से निकल भी नहीं पाता। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को घटिया कहते हैं और मुगल्लज़ात बक रहे हैं और इलेक्शन कमीशन समेत पूरी हुकूमत बमे फौज दुम दबा के बैठी हुई है। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन इतनी तौहीन के बावजूद उसके खिलाफ होने वाले हर फैसले को महफूज किए हुए हैं। यानी इस फैसले की लाश में वो क्या तलाश कर रहे हैं। अदालतों के जजेस का तो वो आलम है कि बाजारी औरत भी अब नाराज हो रही है कि आप इन जजेस को हमसे मुशाबिक न दें, यह हमारे धंधे की और हमारी तो खुली तौहीन है। इन जजेस की डिग्रियां चेक की जाएं तो पता नहीं कितने पीआईए के पायलटों की तरह जाली निकलेंगे। ये सच है, पहले हो चुका है। अब सिर्फ कसर इतनी रह गई है कि कुछ दिनों में आप सुनेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ इंसाफ के लिए आलमी अदालत जा रही है। क्या करें, खुद तो कर नहीं सकते ना, तो अब आलमी अदालत ही जाना पड़ेगा इन्हें। वहां कमाल सटाए रही है। मुल्क सैलाब में घिरा है, लोग बेछत तो बेअमा बैठे हैं, बीमारियां, भूख, गुर्बत मुंह फाड़े है। मगर एक
सियासतदान, लीडर, कायद, मकबूल तरीन वो इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है कि मुझे हर सूरत इलेक्शन चाहिए। बहस इस बात पर है कि कौन आर्मी चीफ बनेगा। हर सियासतदान कह रहा है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाऊंगा, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई फौजी नहीं है बल्कि एक बिकाऊ माल या कोई बाजारी औरत की तरह है जिसको हर आदमी अपनी दाश्ता बनाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हालत यह है कि मुकदमे की समाअत के दौरान ही चलने वाले मुकदमे की रूह के खिलाफ बयानात जारी कर देता है। मतलब साफ ये कि फैसला सुना देता है तो फिर मुकदमे की मजीद समाअत की गुंजाइश क्या रह जाती है, और कहता है कि ये काला कानून है। फैसला तो आ गया ना, मतलब ये नवाज शरीफ की राह हमवार करने के लिए पहले पीटीआई के एक मेंबर को बहाल करना पड़ेगा ताकि रेफरेंस बन सके कि देखें वो तो पहले उस केस में कहा गया था। क्या लोग हैं, कैसा मुल्क है। जिन्ना साहब, काश आप आज जिंदा होते तो ये सब देखकर पता नहीं क्या कहते, और क्या पता आप भी जेल के अंदर होते कि यहाँ हर कमजोर, मजबूर, महकूर आदमी जेल में होता है या मार दिया जाता है। आप पर भी गद्दारी का मुकदमा चल रहा होता, क्योंकि मादरे मिल्लत को गद्दार और राह का एजेंट कहकर मार चुके हैं ये। इस पर मुकदमा अभी भी अदालतों में कहीं मौजूद है। शुक्र है कि आप जिंदा नहीं, कायद, क्योंकि हम आपकी ये तौहीन देख नहीं सकते थे। अल्लाह ने आपको जल्दी ऊपर बुलाकर आपकी इज्जत रख ली। डॉक्टर सैयद नदीम अहमद। आज के लिए तब बहुत है, इंशाल्लाह कल आपसे दूसरे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।